दोस्तों, 26 जनवरी का 2001 का कच्छ का भूकंप जब मैंने पहली बार भूकंप को महसूस किया, वहां से लेकर 9 नवंबर 2022 के नेपाल के भूकंप तक विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो स्पेस हो, एक अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी में कंपैरेटिवली बहुत कम विकास हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रिक्टर स्केल एक सही स्केल नहीं है भूकंप के मैग्नीट्यूड को नापने के लिए। सही क्या है वो इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। क्या आप जानते हैं कि रिक्टर स्केल पर 6 आया हुआ भूकंप, जिसका रिक्टर स्केल 6 है, वो 5 के कंपेयर में 10 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्शन था, या 10 टाइम्स ज्यादा वो डिस्ट्रक्ट करने की क्षमता रखता है। रिक्टर स्केल पर हर एक पॉइंट का इंक्रीमेंट 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, हर एक सिंगल पॉइंट का इंक्रीमेंट डिस्ट्रक्शन में 10 टाइम्स के इक्विवेलेंट है। दोस्तों, भूकंप कैसे आता है, कब आता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस ब्रीफ वीडियो में। कब आता है, कैसे आता है, कैसे नापते हैं, क्या उसका इंपैक्ट को नापने के तरीके हैं, लोकेशन कैसे पता चलता है, वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ये भूकंप आता है, ये आता कैसे है। दोस्तों, अर्थ का रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर है, टू बी मोर प्रिसाइज 6367 किलोमीटर्स। और अर्थ परफेक्टली स्फेयर है भी नहीं। अर्थ का जो इक्वेटोरियल एक्सिस है वो पोलर एक्सिस से 43.1 किलोमीटर ज्यादा लंबा है। इनफैक्ट इक्वेटोरियल एक्सिस अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड नहीं करता है। साउदर्न हेमिस्फीयर बड़ा है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर छोटा है। अंडे का आकार का है अर्थ। दोस्तों, इस अर्थ में हम तो सिर्फ ऊपर की सरफेस पर, क्रस्ट पर रहते हैं, लेकिन अंदर जो 6400 किलोमीटर आसपास है, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें से कुछ रॉक्स भी हैं। और विशालकाय रॉक्स, लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। विश्व में हम ऊपर से स्पेस से देखेंगे, चंद्रमा से देखेंगे, क्या दिखेगा? अफ्रीका दिखेगा, इंडिया दिखेगा, अमेरिका दिखेगा, यूरोप दिखेगा, अंटार्कटिका दिखेगा। लेकिन जब खोदोगे तो आपको वहां पर रॉक्स, वाटर टेबल, मेल्टन फॉर्म में आयरन, बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। उनमें से रॉक्स भी होते हैं। ऐसे बहुत ह्यूज अमाउंट में रॉक्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। विश्व के अंदर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। आपके पास इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स, बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। और जब इतने ह्यूज मास के टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के कोर में अंदर टकराते हैं, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वेव्स या एनर्जी पैदा होती है, जिससे भूकंप आता है। दोस्तों, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप और हम बात कर रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं पर विश्व में भूकंप आ रहा होगा। एक साल में मिलियंस ऑफ भूकंप आते हैं। हाँ, वो उनमें से बहुत सारे हमें महसूस भी नहीं होते हैं। तो क्यों आता है, कैसे आता है, उसका जवाब है टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से। दोस्तों, अर्थ की बहुत सारी लेयर्स हैं। जो भूकंप आता है, जहां पे टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं, वो मोस्टली लिथोस्फीयर वाले रीजन में ही रहते हैं। जैसे मैं कल नेपाल की बात करूं, तो वहां पे जो फोकस था वो 10 किलोमीटर नीचे था, अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई थी। क्या होता है फोकस, क्या होता है हाइपोसेंटर, क्या होता है एपिसेंटर? तो दोस्तों, जहां पे ये टेक्टोनिक प्लेट्स टकराए, विशालकाय चट्टानें टकराए, वहां पर आप उस जगह को फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। और उससे सबसे नजदीक जो अर्थ का सरफेस होगा, देखो अर्थ तो आप चारों तरफ से गोल है, उसके यहां भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, सबसे नजदीक होगा दैट इज एपिसेंटर। ठीक है, जहां पे हुआ दैट इज फोकस, वहां से वेव्स आती हैं, ऐसी प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स, और सरफेस पे आके उनको सरफेस वेव्स कहते हैं। और सरफेस वेव से ही बिल्डिंगें गिरती हैं। पहले प्राइमरी वेव, फिर सेकेंडरी वेव, यहां फोकस में टेक्टोनिक प्लेट टकराई, इसी को हाइपोसेंटर भी कहते हैं, और वहां से वो सरफेस पे आई, और नियरेस्ट सरफेस इज एपिसेंटर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कल की बात करूं, तो नेपाल पे वो वेव्स पहले आ गई होंगी, क्योंकि वो सबसे पास है, क्योंकि एपिसेंटर इज द नियरेस्ट प्लेस फ्रॉम द फोकस, जहां पे टकराई थी प्लेट्स। नेपाल में पहले आ गए होंगे, फिर उत्तराखंड में थोड़ी देर बाद वेव्स आई होंगी, और दिल्ली में और बाद में वेव्स आई होंगी।
दोस्तों नापा कैसे जाता है, तो मैं कहा ना, अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। जैसे बहुत साल पहले जब चाइना में सिस्मोग्राफ, जिससे अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को नापा जाता है, उसका आविष्कार हुआ, तो बहुत सिंपल सा था कि आपने ऐसे एक जगह पर पेन को टांग दिया, नीचे आपने चार्ट लगा दिया, और जब अर्थक्वेक आएगा ये बॉडी हिलेगी तो अकॉर्डिंगली पेन भी आपके पास हिलेगा और ग्राफ आपके पास आ जाएगा कि कितने सेकंड में कितना बड़ा एम्पलीट्यूड था। सेम ये ईसीजी, वो जो चेस्ट वाला ग्राफ होता है, उसकी तरह दिखता है। उस समय ये एनालॉग डिवाइस थी। आज के समय में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, इसको डिजिटल कर दिया गया है। बस एक मैग्नेट का बॉक्स होता है और वहां पर लेजर लाइट या सिग्नल्स आते हैं, और सिग्नल्स के आपके पास फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से आपके पास ये ड्रॉ हो जाता है। वहां पर ये फिजिकली एनालॉग के माध्यम से हो रहा था, आज डिजिटल हो जा रहा है। कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहां पर नहीं हुआ है। अगर मैं अलग अलग स्केल की बात करूं तो 2.5 से भी कम मैग्नीट्यूड वाले स्केल रिक्टर पर आपके पास मिलियंस आते हैं एक साल में। जो एक सीरियस आपको वाइब्रेशन देता है वो आपके पास 6 से ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले होते हैं। 7 से भी अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो आपके पास कुछ बिल्डिंग्स भी गिरेंगी, और अगर 8 से ज्यादा आ गया तो आपके पास पूरा का पूरा कम्युनिटी जो एपिसेंटर पे था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 8 से ज्यादा साल में सिर्फ 2 या 3 ही आते। मैं इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। साल में 8 से ज्यादा का मैग्नीट्यूड सिर्फ 2 या 3 आएगा। 7 से ज्यादा भी आपके पास 10 या 15 ही आएंगे। तो 7 से ज्यादा में आपके पास सीरियस दिक्कत है। 6 से ज्यादा में हो सकती है, बाकी 2, 3, 4 में तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, आपको महसूस भी नहीं होगा। दोस्तों इंडिया में बहुत क्वेश्चंस आपके पास करंट अफेयर्स या इंटरव्यू में पूछा जाता है। पहले 5 सिस्मिक जोन थी, जोन 1, 2, 3, 4, 5। 1 और 2 इतना कम था, या 2 ऑलरेडी इतना कम था कि उसको फिर 1 का कोई अस्तित्व नहीं बच रहा था, तो 1 और 2 को मर्ज करके एक ही जोन बोल दिया गया। उसको जोन 1 नहीं, उसको जोन 2 कहा गया। तो अब 4 जोन है, जोन 2 to 5। जितना बड़ा जोन होगा उतना वो हाई रिस्क वाला एरिया है। आप देख सकते हैं हिमालय के पास आपके पास हाई रिस्क वाले जोन 4 और 5 है, और नॉर्थ ईस्ट में तो आपके पास सिस्मिक जोन 5 है। इनफैक्ट यहां पर भी कई कई जगह पे उत्तराखंड या हिमालय रीजन में आपके पास जोन 5 है। ओके दोस्तों, अब कैसे बच सकते हैं इससे? तो आपके पास कुछ शेयर वॉल्स होती हैं। शेयर वॉल्स को भी आप ऐसे ब्रीफ में समझिए कि जैसे फ्रिक्शन होता है फोर्स को अब्सॉर्ब करने के लिए, उस तरीके से शेयर वॉल्स होती हैं जो अर्थक्वेक शेक को आप एब्सॉर्ब करती हैं। आपके पास कुशन होने चाहिए, यहाँ पे जो फाउंडेशन होनी चाहिए वहां पे कुशन या डैम्पिंग टाइप का होना चाहिए आपके पास ऐसा कुशन। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, अगर सिस्मिक आइसोलेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं कुशन, तो क्या जितना रिजिड है ना वो हिलेगा तो नहीं, बिल्डिंग कम हिलेगा, लेकिन जब टूटेगा तो ब्रिटल टूटेगा। लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, कुशन है, शेयर वॉल है आपके पास। देखो शेयर वॉल ऐसे करके, ये आपका डैम्पिंग है, ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो वहां पर आपके पास मूवमेंट हो सकता है हो जाए, पर आपके पास कोलैप्स होने के चांसेस रिलेटिवली कम रहेंगे। दोस्तों रिक्टर स्केल सही स्केल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका मैग्नीट्यूड 7.5 या 8 से ज्यादा होता है तो वहां पे रिक्टर स्केल फेल हो जाता है, वो सही दर्शा नहीं पाता है भूकंप के प्रकोप को। वहां पर आपके पास जो वाइडली या ग्लोबली अडॉप्टेड स्केल है आज की डेट में, वो रिक्टर नहीं, वो मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है। और ये होता है कि जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई तो टकराने के बाद कुछ देर तक मूव करेंगी, जब तक शेक्स आते रहेंगे, वाइब्रेशन, और फिर कुछ पॉइंट ऑफ जाकर जब फ्रिक्शन फिर से ज्यादा हो गई उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए, तो फिर रुक जाएगा। तो जो फोर्स लगी और जितना वो मूव करके टकराते टकराते, दैट फोर्स इनटू डिस्टेंस इज मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। ठीक है, फोर्स इनटू वेलोसिटी नहीं, या मास इनटू वेलोसिटी नहीं, फोर्स इनटू डिस्टेंस यहाँ पे मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है, जो रिक्टर से ज्यादा अच्छा आपके पास है, स्पेशली जब रिक्टर स्केल हाई हो, 7 या 8 से भी ज्यादा हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं अभिनव नेगी आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे जल्द नए वीडियो में। दोस्तों चैनल को कर देना सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को कर देना शेयर। थैंक यू, टेक केयर।